हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस फीवर बाय पीजे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेसिक एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इसका ये पार्ट 1 है जिसमें कि हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ये क्या काम करता है, यानी व्हाट आर इट्स फंक्शंस। तो इट्स फर्स्ट फंक्शन इज टू सप्लाई द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड डिस्पोज द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि इसका जो मेन फंक्शन है वो ये होता है कि हमारी बॉडी में बाहर से जो भी ऑक्सीजन आती है उस ऑक्सीजन को ये ट्रैप करता है, वहाँ से उसे पहुँचाता है ब्लड में और ब्लड से वो ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है हमारी सेल्स तक। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बाहर से लाने का काम कर रहा है, लेकिन हमारी सेल्स में इस ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है और इस एनर्जी प्रोडक्शन के बाई प्रोडक्ट्स के फॉर्म में बनते हैं CO2। इस CO2 को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो CO2 को निकालने के लिए ये पहले ब्लड में जाती है और ब्लड से फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम इसे ट्रैप कर लेता है और फिर इसे बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा फंक्शन करता है। इसके अलावा इसका सेकंड फंक्शन है टू फिल्टर द इंस्पायर्ड एयर, यानी हम एयर के थ्रू बहुत सारी दूसरी गैसेस भी लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, आर्गन है, या फिर CO2 भी आती है साथ में। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे एलर्जेंस, बहुत सारे पैथोजेंस हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली एंटर करते रहते हैं। तो बॉडी के अंदर जाने से पहले उन्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम तक आना पड़ता है। बाहर से एयर से वो पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं, वहाँ पर उनका फिल्ट्रेशन किया जाता है, यानी कि उसमें से जो वेस्ट मटीरियल है उसे बाहर ही रहने दिया जाता है और केवल जो प्योर एयर है यानी ऑक्सीजन है उसे ही अंदर आने दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इट प्रोड्यूसेस साउंड। हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वही एक ऐसा पार्ट होता है जो कि हमारे बोलने को मैनेज करता है, हमारे साउंड प्रोडक्शन को मैनेज करता है। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक ऑर्गन होता है लैरिंग्स नाम से, जो कि इस काम को करता है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है दैट इट कंटेन्स रिसेप्टर्स फॉर स्मेल। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और ये जो रिसेप्टर्स हैं ये स्मेल में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, इसके बाद है दैट इट रिड्स ऑफ सम एक्सेस वाटर एंड हीट। हमारी बॉडी को ज़्यादा वार्म होने से बचाता है और ज़्यादा वाटर रिटेंशन को भी बचाता है, मतलब जितना ज़रूरी है केवल उतना ही वाटर और हीट हमारी बॉडी में रह पाती है इसकी मदद से। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है इसका दैट इट रेगुलेट्स द ब्लड pH। इसके थ्रू जो CO2 ब्लड में होती है प्रेजेंट, वो जो CO2 है उसके हाइड्रोजन आयंस को ये मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, तो जो CO2 है वो HCO3 नेगेटिव के फॉर्म में ब्लड में प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से इसका डिक्रीज़ या इंक्रीज़ जो है वो ब्लड pH को मैनेज करता है। इसके बाद हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके 2 डिविजन्स होते हैं। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने के हिसाब से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इनमें से जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला पार्ट है इसकी आज हम स्टडी करेंगे। इससे इन दोनों पार्ट्स को बनाने से एक फ़ायदा हो जाता है कि हमें इसकी स्टडी करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देख लेते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऊपर वाला पार्ट है, यानी हमारी स्कल में मिलने वाला पार्ट है ये। ठीक है, तो स्कल में मिलने वाले पार्ट में मेन होते हैं जैसे नोज़, नेज़ल कैविटीज़, साइनसेस एंड फेरिंग्स। इसके अलावा 5वां पार्ट लैरिंग्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है। लैरिंग्स का जो है ये इसका आधा पार्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्वॉल्व किया जाता है, यानी वोकल कॉर्ड्स तक का पार्ट, और वोकल कॉर्ड से नीचे वाला पार्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्वॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर हम लैरिंग्स को दोनों में ही, अपर में भी और लोअर में दोनों में ही इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे दैट इज़ नोज़। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर एक अच्छा सा यहाँ पे डायग्राम है। नोज़ को आप देख सकते हैं कि जो नोज़ है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट होता है, यानी एयर की एंट्री इसी पार्ट से होती है, यहीं से एयर एंटर करती है।
नोज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी यहाँ तक का जो पार्ट है इसे बोलते हैं एक्सटर्नल नोज़ या एक्सटर्नल नेरिस वाला पार्ट, और यहाँ से जो नीचे वाला पार्ट है इसे बोल देते हैं इंटरनल नोज़। तो एक्सटर्नल नोज़ में बाहर की तरफ दो होल्स होते हैं, ठीक है, इन होल्स को बोलते हैं नॉस्ट्रल्स। इन नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर अंदर एंटर करती है और ये जो एयर है ये अंदर जाकर एक बड़े से चेम्बर में इकट्ठी हो जाती है। इस चेम्बर को हम नाम देते हैं नेज़ल कैविटी, ठीक है। तो जो नेज़ल कैविटी है ये एक्सटर्नल नोज़ का ही पार्ट होता है। इस नेज़ल कैविटी में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं। जैसे हम पहली चीज़ का बात करते हैं, दैट आर कॉन्ची, ठीक है। तो कॉन्ची क्या होते हैं, नोज़ की लेटरल वॉल्स में, ठीक है, लेटरल वॉल्स में 3 कॉन्ची प्रेजेंट होते हैं। एक कॉन्ची होता है सुपीरियर नेज़ल कॉन्ची, दूसरा होता है मिडिल नेज़ल कॉन्ची और तीसरा इन्फीरियर नेज़ल कॉन्ची। तो ये जो तीनों कॉन्ची हैं इनका काम क्या होता है, जब भी एयर बाहर से एंटर करती है हमारी नेज़ल कैविटी में तो ये उस एयर को टर्बुलेट करने में मदद करते हैं। टर्बुलेशन का मतलब उसे नेज़ल कैविटी में घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। तो जब एयर यहाँ पर रोटेट होती है तो क्या होता है कि जो नेज़ल कैविटी की वॉल पर जो भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है ना, यहाँ पर जो भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं तो उनके ब्लड की जो हीट है वो इस एयर में मिक्स होती रहती है। तो जब हीट मिक्स होती रहेगी तो क्या होगा कि जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म हो जाएगी और इस तरह से वार्म एयर हमारे अंदर जाती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट आर दीज साइनसेस, ठीक है। तो हमारी जो बोन्स होती हैं, नेज़ल बोन्स होती हैं, जैसे स्कल में मिलने वाली कुछ बोन्स है जैसे स्फिनॉइड बोन, एथमॉइडल बोन, इसके अलावा कुछ दूसरी बोन्स भी होती हैं, फ्रंटल बोन्स वगैरह। तो ये सारी जो बोन्स हैं इनके अंदर का जो स्पेस है वो हॉलो स्पेस होता है, ठीक है। हॉलो स्पेस जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये बीच में, इसे बोलते हैं साइनस। इन साइनसेस के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं ये म्यूकस का रिलीज़ करती है। म्यूकस एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जो कि यहाँ नेज़ल कैविटी में छोड़ा जाता है, ठीक है। तो नेज़ल कैविटी में ये जब म्यूकस आता है तो क्या होता है कि जो एयर है, यहाँ पर जो एयर आई थी बाहर से, वो एयर मॉइस्ट हो जाती है, क्योंकि म्यूकस हम जानते हैं कि लिक्विड होता है। तो लिक्विड जब एयर में मिक्स होगा तो एयर मॉइस्ट हो जाएगी और ये जो मॉइस्ट एयर है यही फिर अंदर एंटर करती है। तो एयर में हमने दो चीज़ें ऐड करी, एक तो उसमें हीट ऐड करी और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया, ठीक है। अब जो वाटर है वो एक तो इस तरह से ऐड किया जाता है साइनसेस के थ्रू और दूसरा वाटर ऐड किया जाता है नेज़ोलैक्राइमल डक्ट्स के थ्रू, जो कि हमारी हमारी आईज़ में से टीयर्स को नोज़ के अंदर तक लेकर आती है, ठीक है। तो आईज़ में जो भी टीयर्स का प्रोडक्शन होता है टीयर ग्लैंड से, वो टीयर्स नोज़ में एंटर करते हैं नेज़ोलैक्राइमल डक्ट्स के थ्रू, और वो जो टीयर्स हैं वो भी क्योंकि लिक्विड है तो वो जो लिक्विड टीयर्स हैं वो भी इस एयर को मॉइस्ट बना देते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से उसका मॉइस्चराइजेशन हुआ। तीसरा तरीका होता है, हमारी जो नेज़ल एपिथीलियम होती है यहाँ पर अपर पार्ट में, इस नेज़ल एपिथीलियम में कुछ सेल्स मिलती हैं जिन्हें बोलते हैं गॉबलेट सेल्स, ठीक है। गॉबलेट सेल्स बोलते हैं, ये सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे भी म्यूकस का रिलीज होता है और ये म्यूकस भी एयर में मिलकर उसे मॉइस्चराइजेशन करता है उसका, ठीक है। तो तीन तरीके से उसका मॉइस्चराइजेशन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो नोज़ है उसको, नोज़ को माउथ से सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक हार्ड पैलेट होती है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, ये जो कि नोज़ और माउथ कैविटी को सेपरेट करती है। इसके पीछे, जस्ट पीछे ही यहाँ पर ये सॉफ्ट पैलेट वाला पार्ट होता है, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट वाला पार्ट होता है। सॉफ्ट पैलेट का नीचे की तरफ लटका हुआ एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं अव्यूला। इट इज़ नोन एज अव्यूला। अव्यूला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों है वो मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो इस तरह से तीन पार्ट्स हो गए, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड अव्यूला।
अब इसके बाद जो ये नेज़ल कैविटी थी यहाँ पर, इस नेज़ल कैविटी का यहाँ तक का पार्ट मैंने आपको बताया, दिस इज़ नोन एज एक्सटर्नल नोज़, और इसके बाद जो अंदर की तरफ खुलने वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं इंटरनल नोज़। और इंटरनल नोज़ अंदर की तरफ खुलती है कोएना के थ्रू, जिसे इंटरनल नॉस्ट्रल्स भी कहा जाता है। जब ये अंदर की तरफ खुलती है तो ये अंदर की तरफ फेरिंग्स में ओपन होती है, दिस इज़ नोन एज फेरिंग्स। यहाँ वाला जो ये पार्ट है इसे बोला जाता है फेरिंग्स, ये वाला, ठीक है। फेरिंग्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है ना। अब इसे बहुत ध्यान से समझना है आपको कि फेरिंग्स के 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए ये जो अव्यूला वाला पार्ट है ना, अव्यूला तक की जो फेरिंग्स है, इंटरनल नोज़ की एंडिंग जहाँ पर हो रही है और अव्यूला जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक का जो पार्ट है दिस इज़ नोन एज नेज़ोफेरिंग्स, ठीक है। नेज़ोफेरिंग्स के नीचे वाला जो पार्ट है जो माउथ कैविटी के जस्ट सामने है, ठीक है, इस पार्ट को नाम दिया जाता है ऑरोफेरिंग्स, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, ऑरोफेरिंग्स। ऑरोफेरिंग्स कहाँ से कहाँ तक का होता है, अव्यूला से, और ये जो आपको बड़ी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है दिस इज नोन एज एपिग्लॉटिस। तो अव्यूला से एपिग्लॉटिस के बीच में जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं ऑरोफेरिंग्स। और ऑरोफेरिंग्स के नीचे यानी कि एपिग्लॉटिस से और लैरिंग्स के वोकल कॉर्ड्स तक ये वाला जो पार्ट है इसे पूरे को बोला जाता है लेरिंजोफेरिंग्स, ठीक है। ये 3 पार्ट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो अव्यूला तक का जो पार्ट होता है फेरिंग्स का, जिसे हम नेज़ोफेरिंग्स भी कहते हैं, इस नेज़ोफेरिंग्स का जो कांटेक्ट है वो केवल एयर से हो सकता है। इसका फूड से या वाटर से या दूसरी चीज़ों से कांटेक्ट नहीं होता है। केवल किससे कांटेक्ट होता है, इसका एयर से कांटेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑरोफेरिंग्स है यहाँ से अव्यूला से लेके एपिग्लॉटिस तक, इस ऑरोफेरिंग्स का कांटेक्ट तीनों चीज़ों से होता है। एयर से भी, क्योंकि आप मुंह से भी एयर ले सकते हैं। इसके अलावा आप खाना खाते हैं तो इसका कांटेक्ट फूड से भी होता है, आप मुंह से ही पानी पीते हैं इसलिए आप इसका कांटेक्ट वाटर से भी होता है। तो ये तीनों चीज़ों के कांटेक्ट में होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी हुई होती है। इसके बाद जो तीसरी होती है दैट इज लेरिंजोफेरिंग्स। इसका भी कांटेक्ट मेनली एयर से होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके तीनों पार्ट्स होते हैं। अब हम देखते हैं आगे। तो इसमें अब आप देखेंगे कि टॉन्सिल्स, ठीक है। टॉन्सिल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। टॉन्सिल्स 3 पेयर्स मिलते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो जो फर्स्ट पेयर है वो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये, दीज आर फेरिंजियल टॉन्सिल्स, ठीक है। इसके बाद 2 टॉन्सिल्स ऑरोफेरिंग्स में होते हैं, एक होता है पैलेटाइन टॉन्सिल और दूसरा होता है लिंगुअल टॉन्सिल, जो कि टंग के जस्ट पीछे की तरफ होता है। पैलेटाइन टॉन्सिल पैलेट के जस्ट पीछे की तरफ होता है। तो 3 पेयर्स ऑफ टॉन्सिल्स मिलते हैं, यानी कि टोटल 6 टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स का काम क्या होता है, टॉन्सिल्स लिम्फेटिक नोड्स टाइप स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके अंदर हमारी लिम्फ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या करती हैं, ये हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं, ठीक है। इन्फेक्शंस होने पर उससे लड़ने में हमारी हेल्प करती हैं। इसके बाद तो हमने फेरिंग्स तक की बात करी। इसके बाद हम देख लेते हैं लेरिंग्स के बारे में। तो लेरिंग्स जो है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एपिग्लॉटिस वाले पार्ट से स्टार्ट होगी। और लेरिंग्स में 2 टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक होती है फॉल्स वोकल कॉर्ड और एक होती है ट्रू वोकल कॉर्ड्स। फॉल्स वोकल कॉर्ड्स क्या होती हैं, ये जो ऊपर आपको ये दिखाई दे रही हैं 2, ये है फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, और इनके बीचों बीच यहाँ पर होती हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। अगर इसे हम वर्टिकली देखेंगे ऊपर से तो हमें ऐसा दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा दैट दीज आर फॉल्स वोकल कॉर्ड्स और बीच में यहाँ पर ट्रू वोकल कॉर्ड्स। तो क्या होता है, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स का क्या रोल है यहाँ पर, कि जब भी हम अपनी ब्रेथ को होल्ड करते हैं, जब भी आप अपनी सांस रोक लेते हैं ना, तो सांस जो है वो क्यों रुक जाती है, क्योंकि हमारी ये जो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर बंद हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह से वो बंद हो जाती हैं, एक दूसरे से चिपक जाती हैं, जिससे कि आप अपनी सांस रोक पाते हैं। लेकिन ये ऑटोनोमस होती हैं, यानी कि आप लंबे समय तक अपनी सांस को नहीं रोक सकते हो, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही रोक सकते हो, तो क्योंकि अपने आप ओपन भी हो जाती हैं।
इसके बाद लैरिंग्स में कार्टिलेजेस मिलती हैं, ठीक है। तो लैरिंग्स की वॉल पर दो तरीके की कार्टिलेजेस मेन है, दिस इज थायराइड कार्टिलेज और दूसरी क्रिकॉइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेजेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर लगभग थायराइड ग्लैंड की जैसी होती है और इसे ही हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं, ठीक है। इसे एडम्स एप्पल कहते हैं। यहाँ पर उभरा हुआ सा पार्ट आपको दिखाई देता है ना बाहर की तरफ, ठीक है, इसे बोलते हैं एडम्स एप्पल या थायराइड कार्टिलेज। इसके बाद है नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेजेस है इनका क्या रोल है? इनका रोल होता है लेरिंग्स को एक पर्टिकुलर शेप देना, ठीक है, यानी इसकी विड्थ को मेंटेन करना। ऐसा नहीं होता कि लेरिंग्स जो है वो अपने आप ही सिकुड़ जाए या फैल जाए, तो वो एक पर्टिकुलर शेप में रहती है। अच्छा, यहाँ पर जो वोकल फोल्ड्स मैंने आपको बताए थे, वोकल कॉर्ड जिन्हें ट्रू वोकल कॉर्ड्स बोला था, ये वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? ये हमारे साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अंदर से जब भी हमें साउंड प्रोड्यूस करना होता है तो हम अंदर से हवा बाहर निकालते हैं, वो हवा इन वोकल फोल्ड से टकराती है और टकरा कर साउंड का प्रोडक्शन होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। तो इस तरह से। इसके बाद हम आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, ठीक है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। जैसे इसका पहला फंक्शन है दैट इट प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस पाथवे फॉर एयर फ्लो। लो रेजिस्टेंस क्यों बोला है? बिकॉज यहाँ से एयर ईजिली अंदर जा पाती है। एक सारी की सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ओपन स्पेसेस हैं जिनसे एयर ईजिली अंदर जा पाती है, ठीक है। इसके बाद है कि ये resistance is physiologically regulated by changes in contraction of airway smooth muscles and by physical forces acting upon the airways। तो स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन से ही इसे फिजियोलॉजिकली रेगुलेट किया जाता है, इसके साइज और शेप को। इसके बाद डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स एंड अदर फॉरेन मैटर, ठीक है। यहाँ पर कुछ नेज़ल हेयर्स भी मिलते हैं। नोज़ में आप जो देखते हो नेज़ल हेयर्स, वो क्या करते हैं? बाहर से आने वाले जितने भी पैथोजेंस हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर। साथ में मैंने बताया था कि म्यूकस का रिलीज़ भी होता है। वो म्यूकस क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, तो वो क्या करता है, जो भी नेज़ल हेयर्स ने जो भी पैथोजेंस को रोका था, डस्ट पार्टिकल्स या पैथोजेंस को, उन सभी मैटर को वो वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देता है, वहीं पर चिपका लेता है अपने अंदर, ठीक है। इसके अलावा फेगोसाइट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इसके अलावा सीलिया भी प्रेजेंट होती हैं जो कि फॉरेन मैटर को सीधे के सीधे अंदर भेज देती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और जब वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगी तो अंदर जाकर उसका डाइजेशन हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद वॉर्म्स एंड मॉइस्चर्स द एयर, जो भी मैंने आपको बताया था कि जो नेज़ल कैविटी होती है वहाँ पर हमारी कॉन्ची के थ्रू एयर को वार्म किया जाता है, ठीक है, सर्कुलेट करके। और इसके अलावा म्यूकस और टीयर्स के थ्रू एयर को मॉइस्ट किया जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमें ज़ुकाम हो जाती है तो क्या होता है, ठीक है। तो जब हमें ज़ुकाम हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, तो उस समय यहाँ पर जो ये साइनसेस होते हैं, पैरानेजल साइनसेस वगैरह, ये साइनसेस अंदर से इनकी म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेट हो जाती है। साथ में यहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन थी जहाँ से गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट थी, तो वो सबके सब क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेमेट हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से म्यूकस का रिलीज़ बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इन्फ्लेमेशन से रिलीज़ ज़्यादा क्यों होता है? तो इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है कि मेम्ब्रेन काफ़ी ज़्यादा पोरस हो जाती है। तो जब पोर्स ज़्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे तो अंदर क्या होने लग जाएगा, म्यूकस का रिलीज़ ज़्यादा होने लग जाएगा और यहाँ पर म्यूकस बहुत ज़्यादा भर जाता है। साथ में ये जो साइनसेस हैं, पैरानेजल साइनसेस, इनके अंदर भी म्यूकस बहुत ज़्यादा भर जाता है, ठीक है। अब जब म्यूकस भर जाएगा तो जो नेज़ल डक्ट्स हैं वो सारी की सारी ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर ब्लॉक हो गया। इसकी वजह से क्या होगा कि आप एयर नोज़ के थ्रू तो नहीं ले पाएंगे, बहुत मुश्किल होगी आपको नाक से सांस लेने में। तो आप लोग क्या करेंगे, अपना मुंह खोलेंगे और माउथ के थ्रू, ओरल कैविटी के थ्रू एयर लेंगे। तो रात में जब भी आप लोग सोते हैं ज़ुकाम होने पर, तो क्या होता है कि मुंह काफ़ी ज़्यादा सूख जाता है, अंदर से ड्राइनेस हो जाती है। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है कि जब हम नोज़ से एयर ले रहे थे तब तो उसमें मॉइस्चर आ रहा था, है ना, म्यूकस के थ्रू, तो जिसकी वजह से
हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो इजीली वर्क कर रही थी। लेकिन जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो यहाँ पर उसे मॉइस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा, और इस ड्राइनेस की वजह से अंदर तक पूरी की पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत ड्राई होने लग जाती है। तो यही इसका रीज़न होता है। तो इस तरह से इसके कुछ फंक्शंस हैं। इसके अलावा एक और फंक्शन है फोनेशन का। फोनेशन का मतलब होता है फोनेशन का क्या मतलब होता है कि हम साउंड का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्मेल, तो स्मेल का भी हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कहीं से भी। तो उसका क्या रीज़न है कि यहाँ पर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है ऊपर की तरफ। तो उस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की सेल्स में कुछ स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हम ऑल्फैक्शन कर पाते हैं, सूंघ पाते हैं, और वो फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाई जाती है, जिससे हम ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि हम किस चीज़ को स्मेल कर रहे हैं, हमें किस चीज़ की स्मेल आ रही है। तो ये थी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में, जिसमें कि हम ट्रैकिया, इसके अलावा लेरिंग्स के नीचे के पार्ट के बारे में, इसके अलावा ब्रोंकाई, लंग्स, एल्वुलाई, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इन सब की स्टडी भी करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, और आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी क्वेरीज़ हो, क्वेश्चंस हो, या फिर आपके जो भी रिव्यूज़ हो वो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। और साथ में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू।